वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रभा परगाई आपके लिए कक्षा 9th का पाठ 6 यानी कि गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये जो पाठ है बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो हमारे हिंदी जगत के एक महान लेखक रहे हैं, जिनको आज भी हिंदी जगत में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म था वो 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। तो उन्हीं ने अपनी ये जो पाठ लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते, एक बहुत ही ज्ञानवर्धन पाठ आपके उसमें रहा है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में भी कुछ सीखने को मिलेगा, यानी कि स्वयं के जीवन में भी अगर आप इस पाठ से मिली सीख को स्वयं के जीवन में भी उतारेंगे तो आपको इसमें बहुत ही हर्ष और बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा, प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो कैसे दिखते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका रहने का तरीका क्या था, उनका पहनने का तरीका क्या था, उनका बोलने का तरीका क्या था, व्यक्तित्व में सारी चीजें आती है। तो उनके व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन यानी कि वर्णन यहाँ पर किया है। किस प्रकार प्रेमचंद्र जी एक सीधे वेशभूषा में रहते थे। उन्हें देखकर कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये हिंदी जगत के इतने बड़े लेखक रहे होंगे या रहेंगे। तो बच्चों, ये आज जो दिखावे की संस्कृति हमारे देश में जो दिखावा लोगों के अंदर आ गया है, उसी पर ये पाठ आधारित है कि लेखक प्रेमचंद्र जी के फटे जूते को देखकर, यानी कि जब लेखक प्रेमचंद्र जी के फटे जूते लोग देखते हैं तो उनका एक मजाक बनाया जाता है, लोग उनका उपहास करते हैं। तो उपहास करते हैं तो सबको ये लगता है कि इतने बड़े जो ये लेखक हैं ये किस तरह अपने व्यक्तित्व को रखते हैं और कैसे एक सिंपल और सादगी भरा जीवन जीते हैं। तो उनके जूतों में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। उनके जूतों में क्या हो गया बच्चे? बहुत बड़ा छेद हो गया है। इसी पर इस पाठ में व्यंग किया गया है, एक उपहास, एक मजाक उनकी बनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ लेखक ने उन रचनाकार की सामाजिक दृष्टि का विवेचन भी यहाँ पर किया है कि वह समाज में किस तरह अपने व्यक्तित्व को लोगों को देते हैं, यानी कि वह दिखावे की जिंदगी पर विश्वास नहीं करते। प्रेमचंद्र एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे, सादगी भरा उनका जीवन रहा। तो इस पाठ का सारांश मैं आपको समझाऊंगी। पाठ का सारांश समझाने से पहले आपके इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इन कठिन शब्दों को मैं आपको पढ़ाऊंगी। उपहास का अर्थ होता है किसी की मजाक उड़ाना या मजाक भरी हंसी। उपहास के दो अर्थ होते हैं, मजाक उड़ाना या मजाक उड़ाने वाली हंसी। आग्रह, जब आप किसी से पुनः मतलब बार बार, जब आप किसी से बार बार कोई निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, तो उसको कहा जाता है आग्रह, यानी कि निवेदन करना। क्लेश यानी कि दुख, जब कहते हैं ना क्लेश का माहौल हो गया तो दुख भरा माहौल। पनहैया, देसी जूतियां जो पैरों में पहनी जाती हैं। नियम, किसी चीज के जब नियम बनाए जाते हैं उन्हें नेम कहा जाता है। धर्म, कर्तव्य। बंद मतलब फीता। तो इस तरह ये पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं। पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो इन कठिन शब्दों के सहायता से आपको पाठ को पढ़ने में आसानी मिलेगी। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको पढ़ाऊंगी। तो चलते हैं हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली।
हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, तप की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। व्यंग का अर्थ है हंसी के। इनके जो भी उपन्यास, जो भी कहानी रही वो हंसी वाली थे, यानी कि काफ़ी मनोरंजन इनके रचनाओं को पढ़ने से लोगों को मिलता था, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे इनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। उपयुक्त गद्यांश में प्रेमचंद्र लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र उनके सामने है। वो देख रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद्र जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और वो कैसे दिख रहे हैं वो इसमें बताया गया है। सिर पर उनकी एक मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता पहना है, धोती पहने हैं और कनपट्टी चिपकी हुई है, और गाल उभरे हुए, हड्डियाँ उभरी हुई हैं और घनी मूँछें, चेहरे में भरा भरा, उनकी मूँछें चेहरे को भरा भरा दिखाती हैं। पाँव में उन्होंने कैनवास के एक जूते पहने हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, मतलब उनके जो फीते हैं वो एक अजीब ढंग से बंधे हुए हैं। लापरवाही से ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने लापरवाही से उन्हें बांधा हो, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यानी कि उन्होंने अपने पैरों में जूते पहने हैं जिनमें से एक जो जूता है, एक जूता सही है लेकिन एक जूते के सिरे पर छेद है जिससे कि उंगली उनकी बाहर निकली हुई है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रेमचंद्र जी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हुए हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी को की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की। लेखक कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद जब फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं तो उनके दाहिने पाँव का जो जूता है वो ठीक है मगर बाएं पाँव का जो जूता है उसमें बड़ा सा छेद है, तो वो उससे उंगली बाहर निकली है। तो वो सोच रहे हैं कि जब इनका फ़ोटो खिंचाने का ये पोशाक है तो असली में कैसा होगा। तो अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, उसमें पोशाकें बदलने के गुण नहीं। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि उनके पास कोई अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जब आम ज़िंदगी में वो फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं तो वास्तविक में जब वो घर में जो पोशाक पहनते होंगे वो कैसी होगी। तो जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि आजकल जब व्यक्ति फ़ोटो खिंचाते हैं तो बहुत ज़्यादा सस्ते संवरते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेमचंद्र जी फ़ोटो खिंचाने के लिए एक आम आदमी की पोशाक में बैठे हुए थे। तो लेखक को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है।
जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तले में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है? यानी कि लेखक कह रहे हैं, मैं जब वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे तो मैं उन्हें देखा रह गया। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर फ़ोटो ही खिंचानी थी तो अपने जूते ठीक से पहन लेते, वरना फ़ोटो खिंचाने की क्या ज़रूरत थी। लेखक कल्पना कर रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी ने उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा होगा और लेखक ने अच्छा चलो बैठो करके फ़ोटो खिंचा दी होगी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि उनकी फ़ोटो खिंचाने और उनकी जूतों की स्थिति देखकर मुझे ऐसा मतलब एक दर्द का अनुभव हुआ, मगर उनकी आँखों का जो तीखा दर्द था वह एक व्यंग यानी कि एक हंसी के रूप में फिर रुक जा रहा था। यानी कि उन्हें देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि शायद प्रेमचंद्र जी को फ़ोटो का महत्व पता ही नहीं था, क्योंकि लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़ों को मांग कर पहनते हैं और मांगे की मोटर से बारात भी निकाल लेते हैं। तो फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। यानी कि तुमने एक जूते भी नहीं मांग सके। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। एक व्यंग रूप में कहा कि लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए दूसरों की बीवियां भी मांग कर अपने बगल में बिठा लेते हैं। तो इस तरह का एक व्यंग यहाँ पर लेखक ने किया है। व्यंग मतलब एक हंसी के पात्र के रूप में हंसी मजाक बनाई है और तुमसे एक फ़ोटो जूते भी नहीं मांगे गए। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चिपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग उसमें इत्र भी लगाते हैं जिससे कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ नेछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। अब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ था। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि एक महान उपन्यास युग परिवर्तक थे, लेकिन फिर भी उनका फ़ोटो में जो फटा जूता है उसको देखकर लेखक को बहुत दुख अनुभव हो रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहलहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, ऐसा लेखक कहते हैं।
तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि तुमने तो फटा जूता बहुत ठाठ से पहना है, लेकिन मैं नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गए हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह वह फ़ोटो खिंचाने के लिए फटे जूते में बैठे थे, फिर भी उनकी मंद मुस्कान कुछ एक अलग ही संदेश दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या होरी की गाय का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? यानी कि उनकी लिखी रचनाओं की याद यहाँ पर लेखक को आई। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। यानी कि यहाँ पर लेखक जो हैं वह कुम्मन दास जी जो फतेहपुर सिकरी गए थे, उनका उदाहरण यहाँ पर दिया है कि उनका भी जूता आने जाने में घिस गया था। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। यानी कि यहाँ पर लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आखिर यह जूता कैसे फट गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? ऐसा लेखक कह रहे हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी की को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी, यानी कि एक नरम दिल और एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता भी फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो यह फटे जूते पहने हैं, मैं वह भी समझता हूँ। मैं आपकी उंगली का इशारा समझ रहा हूँ, क्योंकि आपकी व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे आपकी सादगी और आपका व्यक्तित्व झलकता है। आप दिखावे के जीवन में विश्वास
विश्वास नहीं करते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है।